हेलो दोस्तों, इलियास एग्रीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे बहुत से बच्चों ने कहा कि सर हम लोग जब ऑनलाइन यूट्यूब क्लास पढ़ते हैं तो हम लोग को मटेरियल तो बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को ऑनलाइन अपनी एकेडमिक तैयारी के लिए मटेरियल नहीं मिलता, जिससे हम अपने एक सिलेबस को पढ़ सकें और उस सिलेबस से अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है बीएससी एग्रीकल्चर की, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारे पास ऑनलाइन मटेरियल होता तो बहुत है, लेकिन एकेडमिक तैयारी के लिए मटेरियल बहुत ही कम मात्रा में मिल पाता है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आज से आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर जो हमारा ऑनर्स का कोर्स चल रहा है तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम जगह विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तो उस कोर्स की एकेडमिक फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे कंटेंट लेकर के आया हूँ जिससे आपका एकेडमिक सेशन मजबूत रहेगा और आप अपने बेसिक्स भी क्लियर कर पाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए और इसके अलावा आपकी एकेडमिक क्लासेस के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में चयनित सब्जेक्ट जो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री है उससे हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो वानिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आमतौर पर वनों से आच्छादित है या वनों से उत्पादित है। इसमें हमारा पढ़ने का मकसद खाली इतना है इस सब्जेक्ट को कि जो भी हमारी प्राकृतिक धरोहर है, प्राकृतिक संपत्ति है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में जितनी भी तत्परता हमारे धंधे पानी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के लगी हुई है, वो सारी कृषि पे ही डिपेंड है। तो आखिर क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई कि फॉरेस्ट्री को, वानिकी को कृषि में हमें ऐड करना पड़ा। तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपकी प्राकृतिक विषय वस्तु है वो सारी आपकी, हम अपने आसपास जो भी हम देखते हैं, जो भी पर्यावरणीय चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, ग्रसित हैं, जो हमारे चारों ओर हैं, वो पेड़ पौधे, घास फूस, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी वन धरोहर में सम्मिलित हैं। इसमें हमारे लिए कुछ विषय वस्तु उपयोगी है, कुछ विषय वस्तु उपयोगी नहीं है और कुछ वृक्षों से या कुछ पर्यावरणीय चीज़ों से हमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं जिनको खाली वन संपदा ही दे पाती है। उनको हम कृषि फसलों के माध्यम से नहीं ले पाते या प्राप्त नहीं कर पाते। तो यही कारण है, यही रीज़न है कि इस सब्जेक्ट को बीएससी एग्रीकल्चर एकेडमिक कोर्स में सम्मिलित किया गया। मैं आपको एक चीज़ से अवगत करा दूं कि इस कोर्स में आपकी दो इसकी ब्रांचेज हैं। एक तो आपकी है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री, वानिकी का परिचय, और इसी की दूसरी जो शाखा है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में हम अलग से कुछ नहीं करते हैं, खाली कृषि जोतों को इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। यानी अगर हम इसको परिभाषित करें एक अच्छे तौर पर, तो इसको हम कह सकते हैं कि कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें वन वृक्षों के साथ साथ कृषि फसलों को भी सम्मिलित रूप से उगाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि फॉरेस्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री में और फॉरेस्ट्री में क्या अंतर है। तो बेसिकली दोनों में इतना अंतर है कि फॉरेस्ट्री एक हमारी लंबी प्रोसेस है। फॉरेस्ट्री में हम अगर नर्सरी से या किसी बीज के माध्यम से जब हम किसी पौधे का बिजौला बनाते हैं या उसको पौधे में बदलते हैं,
तो उसको बहुत ही लंबा समय लगता है, ये अवधि बहुत लंबी होती है। तो आजकल के समय में, इस वर्तमान समय में सभी को धन की ज़रूरत पड़ती है, आर्थिक स्थिति सभी की सुधरी हो, ये सभी आशा करते हैं। तो इसी अर्थव्यवस्था से जूझने के लिए, इसी अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी को मजबूत करने के लिए ये एग्रो फॉरेस्ट्री को और फॉरेस्ट्री को इस एकेडमिक सेशन में रखा गया। फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जितने भी आपके वन संपदा है, जितने भी आपके पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, बड़े हैं, मल्टीपर्पज ट्री हैं, किस वृक्ष से हमें, बहुत सारे वृक्षों से हमें कई कई तरीके के जो है उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। उसके अलावा वो तो हमें होते हैं लंबे तौर पर या लंबे लंबे समय अंतराल बाद, लेकिन जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री इसमें ऐड कर लेते हैं तो इसकी एक समय सीमा निर्धारित है। लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री में हमने क्या देखा कि जो हमारी दैनिक पूर्ति समस्याएं हैं वो हमारी कृषि से ही दूर होती हैं। तो इसमें कृषि को और वानिकी को दोनों को ऐड कर लिया गया। यानी अगर हम इसको परिभाषित करें तो कृषि की एक ऐसी विधा जिसमें कृषि फसलों के साथ साथ वन संपत्ति को भी एक सम्मिलित रूप में एक सीमित क्षेत्र में सीमित समय पर हम उगा सकते हैं, जिससे हम अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधार सकें और विश्व की धरोहर में उसको सम्मिलित कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि की और वन की। तो हमारे पर्यावरण में जितने भी तमाम पेड़ पौधे ये सब हम अपने आसपास देखते हैं, ये हमारी सब जितनी भी पर्यावरण धरोहर है वो सारी आपकी वन में आती है। इस सब्जेक्ट का जो अध्ययन है वो डाइटरेक ब्रांडिस ने किया। डाइटरेक ब्रांडिस एक बहुत बड़े समाजसेवी थे। तो हम कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के जन्मदाता हमारे डॉक्टर डाइटरेक ब्रांडिस हैं और कृषि वानिकी के जो जन्मदाता हैं वो पीके नायर हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जल जीवन है, वायु जीवन को चलाने वाली एक बहुत ही आपदा संपत्ति है और पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सभी की मौलिक आवश्यकताएं हम प्राणवायु से पूरी होती हैं। इन सभी में पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ है। पृथ्वी की सहायता से ही सभी प्राणियों का जीवन चलता है। सबसे छोटा प्राणी, एक कोश की जीव, बैक्टीरिया, और सबसे बड़ा प्राणी चाहे वो डायनासोर ही क्यों ना हो, ये सभी पृथ्वी पर ही निवास करते थे और आज भी वर्तमान में कई जीव जंतु ऐसे हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी ही इन सभी का पोषक है और सभी प्रकार के प्राणियों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन उत्पादन करती है। शुद्ध जल के झरने, ठंडे स्थानों पर गर्म पानी और गर्म स्थानों पर शीतल जल सभी पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं। अतः पृथ्वी की महत्ता सबसे अधिक है। बात करें अगर विश्व की, तो विश्व के क्षेत्रफल में 13,300 मिलियन हेक्टेयर में वन हमारी संपदा फैली हुई है, जिसमें भारत की अगर बात करें तो 329 मिलियन हेक्टेयर है, जो पूरे विश्व का 2.4% धरोहर में वानिकी की सम्मिलित होता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 485 मिलियन मानव तथा 416 मिलियन पशुधन है, जो कि विश्व की जनसंख्या के हिसाब से 15 से 16% और क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4% है। भारत का यह लघु क्षेत्रफल एवं मानव और पशुधन का इस पर बहुत अधिक दबाव होने के कारण विश्व में यह गरीब देशों में गिना जाता है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं कि हमें इतना सब होने के बावजूद भी गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। तो सबसे पहली इसकी समस्या आती है भूमि की समस्या।
भूमि की समस्या में भारत में 329 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल उपजाऊ नहीं है। इसके अनुपजाऊपन के कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है जल का अभाव, दूसरा भूमि का कटाव, तीसरा भूमि का अच्छा ना होना, सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक साधनों के अभाव से भूमि की समस्याएं आमतौर पर बढ़ती जा रही हैं। इसका सबसे पहला कारण जल का अभाव है। जब भी हम पृथ्वी की सतह पर अनाज उगाते हैं तो अनाज की फसलों और पौधों के लिए जल का बहुत महत्व होता है, और इसके अभाव में इसका जो उत्पादन है वो भली भांति नहीं हो पाता। भारत के पूरे क्षेत्रफल का 70% जल के अभाव से ग्रसित होना इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जिसको यहाँ पर एक सारणी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक सारणी में ऊपर की जो सारणी है वो सूखे की स्थिति को दर्शाता है। असम में 50 वर्ष में एक बार सूखे की स्थिति बनती है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, केरल में 5 वर्ष में एक बार सूखे की स्थिति बनती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र में 4 वर्ष में एक बार सूखे की स्थिति बनती है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कश्मीर 3 वर्ष में एक बार सूखे की स्थिति बनती है। पश्चिमी राजस्थान में 2.5 यानी 2.5 वर्ष में एक बार सूखे की स्थिति बनती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। तो भारतवर्ष में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो भौगोलिक परिस्थितियों के अधीन हैं, जिसमें खेती नहीं हो पाती है, जिसमें पानी का विश्वसनीय साधन नहीं है। फल वाले या अनुपयोगी वृक्ष ही लगाए जा सकते हैं। देश के भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति हम आपको एक सारणी के माध्यम से दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप सारणी क्रमांक 1.3 को देख सकते हैं, जहाँ पर हिमालय क्षेत्र में देखा जाए तो 51.43 का रेशियो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। विंध्याचल में 9.27, सतपुरा 6.60, पश्चिमी घाट 7.74, पूर्वी घाट 18.02। इसके बाद अन्य भी इसके कारण हैं, जैसे कि अनाज उत्पादन, चारा, फल वृक्षों की प्राप्ति, वन उपज, बेकार पड़ी भूमि, बाढ़, वन भूमि आदि परिस्थितियां हैं जो भूमि की समस्या से ग्रसित हैं, और वर्तमान में हम इन सब से जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो भी यहाँ से कंटेंट दिए गए, जो भी यहाँ से बताया गया, वो आपको भली भांति समझ में आया होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचाए जा सकें।